इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरीके से कंप्लीट होगा। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूस आके मिक्स होंगे। एक लीवर से आएगा बाइल जूस, ठीक है, पैनक्रियास से आ रहा था पैनक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन से आ रहा था इंटेस्टाइनल जूस। ये 3 जूस जो होते हैं अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के थ्रू निकलने वाला बाइल जूस क्या होगा, एंटर करेगा। अब बाइल जूस कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। गॉल ब्लैडर वो प्लेस है जहां पर इसका स्टोरेज होगा बाइल जूस का, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो बाइल डक्ट के थ्रू वो किस में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब सबसे पहले हम लीवर के बारे में पढ़ने जाते हैं और लीवर से सिक्रीट होने वाले बाइल जूस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर कैसा स्ट्रक्चर होता है, लोब्यूलेटेड होता है, लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये कैसा होता है, कलर में रेडिश ब्राउन होगा। कलर कैसा होगा इसका, रेडिश ब्राउन। लोब्यूलेटेड हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया, और राइट साइड में प्रेजेंट होगा। आप देखेंगे स्टमक लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये हमारे एब्डोमेन रीजन में कहां पर प्रेजेंट है, राइट साइड में क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो कि इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है, प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टीज हो गई लीवर की। या लीवर कैसा होगा, कहां पर होगा और कैसी ग्लैंड होगी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब लीवर से जो बाइल जूस आता है वो बाइल जूस कैसा होता है वो हम देखते हैं। अगर हम बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, अल्केलाइन नेचर होता है, ठीक है। बाइल जूस कैसा होगा, अल्केलाइन होगा। स्टमक से जो फूड आ रहा है, स्टमक में क्या प्रेजेंट था, HCl। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस निकाला था, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट था, HCl। अब यहाँ से जो फूड पार्टिकल्स आएंगे उन फूड पार्टिकल्स पे क्या लगा हुआ है, HCl, और वो HCl लगा हुआ फूड अब कहां पर एंटर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है। स्टमक के पास में तो इस HCl की इफेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का एक लेयर क्या था, प्रेजेंट था, लेकिन ऐसा कोई भी लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये एसिडिक फूड ऐसा कि ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया गया, इसको न्यूट्रलाइज नहीं करवाया, तो ये क्या कर देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को सड़ाना चालू कर देगा। धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होने लगेगी, सड़ने लगेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन डिग्रेड होने लगेगी। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस आता है, बाइल जूस आता है, जो कि नेचर में कैसा होता है, अल्केलाइन होता है। अल्केलाइन नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसका पहला काम होगा टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड। कैसे फूड को न्यूट्रलाइज करना, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करना। और ये एसिडिक फूड कहां से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, ठीक है। एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक, जिसको हमने काइम भी बोला था, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको हम, काइम भी बोल सकते हैं। सेमी डाइजेस्टेड और एसिडिक फूड को हमने क्या बोला था, काइम। मतलब जो काइम यहाँ पर एंटर हुआ, उस काइम को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बाइल जूस करेगा, ठीक है। बाइल जूस ने उस फूड का क्या कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। अब बाइल जूस ने जब फूड को न्यूट्रलाइज किया तो धीरे धीरे बाइल जूस क्या करेगा, उसके ऊपर अपना एक्शन करना चालू करेगा। लेकिन बाइल जूस एक ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। बिना किसी एंजाइम के प्रेजेंट हुए ये क्या करता है, अपना एक्शन कंप्लीट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, फूड के ब्रेकडाउन को कंप्लीट करेगा। दूसरा बाइल जूस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या करते हैं बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन करते हैं। किसका इमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट का। जितने भी फैट होते हैं, ऑयल, घी, इन सब में क्या प्रेजेंट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है। तो उस फैट को इमल्सिफाई करना। अब क्वेश्चन ये कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल पार्ट में क्या करना, ब्रेक करना। ये प्रोसेस कहलाती है इमल्सिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा, फैट मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होगा, और वो ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करेगा, बाइल जूस हेल्प करेगा। बाइल जूस फैट मॉलिक्यूल को
छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, तोड़ देगा। बाइल जूस ने क्या किया, अपना काम कंप्लीट किया। बाइल जूस के बाद में अब बारी आती है पैनक्रियास की, ठीक है। जब अगर हम पैनक्रियास की बात करते हैं तो पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। और ये पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे क्या होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। वो एंजाइम किसमें हेल्प करेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। जैसे इसमें ट्रिप्सिन होगा, वो ट्रिप्सिन किसका ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज होगा, अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होगा। हमने सलाइवरी अमाइलेज भी देखा था जो कि माउथ में सिक्रीट हो रहा था। वो अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा था। सेम पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी वही काम करेगा कि ये स्टार्च को तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा। और कौन से कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। किसमें तोड़ेगा ये, माल्टोज में। जब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा तो कैसे करेगा, माल्टोज में ब्रेक करेगा। कैसे, और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि माल्टोज क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च तो मैंने बता दिया था कि स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट क्या होती है, अटैच होती है। बहुत सारी जब n नंबर ऑफ यूनिट अटैच होगी ग्लूकोज की तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्टार्च। अब हमको देखना है कि माल्टोज क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि माल्टोज क्या है। तो स्टार्च में मैंने जैसे क्या बताया था कि बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट जब अटैच होती है तो किसको फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट जब अटैच होती है तो स्टार्च बनता है, ठीक है। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट अटैच हुई तो क्या बना, स्टार्च। अब इस स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, अमाइलेज। अब वो अमाइलेज एंजाइम कोई सा भी हो सकता है। सलाइवरी अमाइलेज का मतलब है कि स्टार्च का ही क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। सिर्फ ये एंजाइम किसको तोड़ेगा, स्टार्च को। किसको ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। जब स्टार्च टूटता है तो क्या बनेगा, माल्टोज। माल्टोज इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं होता है। जैसे स्टार्च में ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट अटैच थी, n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थी, अटैच थी। लेकिन माल्टोज में क्या हो जाता है, सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ओनली 2। और इसमें स्टार्च में n नंबर। तो जब स्टार्च टूटा तो माल्टोज बना जिसमें सिर्फ 2 ग्लूकोज यूनिट क्या है, प्रेजेंट है। और ये करने में किसने हेल्प किया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने। सेम यहाँ पर एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है जो कि फैट का ब्रेक डाउन करेगा, जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। क्या है वो, लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है, फैट के ऊपर काम करता है। जब फैट को हम ट्रीट करेंगे लाइपेज से, या जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको जब हम ट्रीट करेंगे लाइपेज से तो वो बनाते हैं फैटी एसिड, और फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब जो कंप्लीट डाइजेशन होना था वो क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। स्टमक तक तो क्या हुआ था, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ही ब्रेक डाउन हुआ था, वो भी पार्शियल हुआ था। लेकिन अब वो डाइजेशन क्या हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन और हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, जितने लिपिड मॉलिक्यूल्स थे वो भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो अब कंप्लीट डाइजेशन क्या हो चुका है, चालू हो चुका है। इस इंटेस्टाइन में जो फूड है वो फूड भी एसिडिक नहीं है, वो फूड भी एसिडिक नहीं है। वो फूड क्या हो चुका है, बेसिक हो चुका है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस के एक्शन की वजह से। और ऐसा फूड जो कि बेसिक होता है, ठीक है, जैसे हमने एसिडिक फूड को क्या बोला था, काइम बोला था, तो इसी तरीके से अल्केलाइन फूड को हम बोलते हैं काइल, ठीक है। आगे हम देखेंगे उसको कि किस तरीके से काइल को क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइनल जूस के लिए अभी तक हमने बाइल जूस देखा और पैंक्रियाटिक जूस देखा, अब इंटेस्टाइनल जूस देखते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का एक नाम और है सकस एंटेरिकस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोल सकते हैं, सकस एंटेरिकस भी बोल सकते हैं।
जैसे हमने पैंक्रेटिक जूस में पढ़ा था ना कि पैंक्रेटिक जूस में लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी अमाइलेज होता है, लेकिन अब वो कौन सा अमाइलेज होगा, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, जो स्टार्च को तोड़ के क्या बना देगा, माल्टोज। लेकिन अब अगर उस माल्टोज को और तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा, माल्टेज। वो क्या करेगा, माल्टोज को तोड़ देगा और क्या दे देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो अलग अलग ग्लूकोज यूनिट क्या दे देगा, आपको ऑब्टेन करा देगा। यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, लाइपेज, जो कि फैट का ब्रेकडाउन करेगा या लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा और उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। अब इंटेस्टाइन में क्या हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब अब जो फूड है उसमें दो प्रॉपर्टी है, एक तो वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड है, दूसरा वो नेचर में कैसा है, एल्केलाइन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस की प्रेजेंस की वजह से वो नेचर में कैसा हो गया, एल्केलाइन। तो ऐसा फूड जो कि कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो और नेचर में क्या हो, एल्केलाइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, काइल। वो क्या कहलाएगा, काइल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फूड काइल, यहाँ पर काइल, ठीक है। अब डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, डाइजेशन के बाद अगली जो स्टेप थी वो थी क्या थी, एब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, एब्जॉर्प्शन की। तो अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है या क्या ऐसा अडेप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या होती है, एफिशिएंट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। पिछले क्लास में हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इंटीरियर वाले को हमने बोला था डिओडेनम, बीच वाले को जेजुनम और लास्ट वाले को इलियम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन करने में इलियम क्या करता है, हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा, इलियम की वजह से। इलियम की भी वॉल, जो वॉल होगी इलियम की, स्मॉल इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पार्ट इलियम की, वो एब्जॉर्प्शन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब इसमें इलियम में, या हम ये बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप को क्या करती है, कुछ तरीकों से अडेप्ट करवाती है जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन हो फूड का वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हम अडेप्टेशन देखते हैं कि कौन कौन से अडेप्टेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है इसका लॉन्ग साइज, हमने बोला था 6 मीटर लंबी होती है अराउंड, साइज में नाम में स्मॉल है, बाकी स्मॉल नहीं होती, कैसे होती है, बड़ी होती है। तो सबसे पहला होता है इसका साइज। दूसरा होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलेंगे, विलाय। और इस विलाय में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो विलाय। विलाय के साथ में क्या होंगे, माइक्रो विलाय। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसा, जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या कर देता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो इस विलाय का काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाना, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। किसके लिए बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन के लिए। किसका एब्जॉर्प्शन, फूड का, ठीक है। तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज सरफेस कौन प्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, विलाय और माइक्रोविलाय। ये विलाय और माइक्रोविलाय के स्ट्रक्चर के साथ में या हम ये बोलते हैं कि दीज विलाय एंड माइक्रोविलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। इनके साथ में क्या होती है, ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी होती है, जो कि डाइजेस्टेड फूड को पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने का क्या करेगा, काम करेगा। ये ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी की मदद से क्या होगा, जो एब्जॉर्ब हुआ फूड है वो पूरी की पूरी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा और हमें एनर्जी मिल पाएगी। हम एनर्जी को क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प कर रही है। अब ये पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का, ठीक है। अब जब फूड एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में हमको कभी चोट भी लगती है,
जब हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी धीरे धीरे क्या होती है, ग्रोथ भी होती है। तो उन बॉडी में लगे हुए चोटों की रिपेयरिंग करने में, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में ये एब्जॉर्ब फूड ही क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अगली स्टेप आती है एसिमिलेशन की। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा, अमीनो एसिड है बॉडी के अंदर, आपने फूड की ईटिंग करी तो फूड में क्या के थ्रू डिकम्पोजिशन होने पर क्या बने, अमीनो एसिड बने। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और यही प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर मैकेनिज्म में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, प्रोटीन का फंक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्सेस में भी तो अमीनो एसिड बनेगा, जरूरी तो नहीं है कि जितना हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए सिर्फ उतना ही अमीनो एसिड बने, एक्सेस में भी तो अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। तो ऐसा अमीनो एसिड जो कि एक्सेस क्वांटिटी में है, जो अभी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। और कहां पर स्टोर होता है, स्टोर इन लीवर। ठीक है, लीवर की सेल्स में जाकर क्या हो जाता है, वो यूरिया अपने आप को स्टोर कर लेता है। तो ये तो अमीनो एसिड की बात हो गई या प्रोटीन की बात हो गई कि प्रोटीन क्या काम करेंगे और अमीनो एसिड किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहां पर स्टोर रहेंगे। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से बना था ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का है, ठीक है, इट इज अ एनर्जी जनरेटिंग फ्लूइड या एनर्जी जनरेटिंग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम, ये एनर्जी को जनरेट करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज को हम काय में यूज कर लेंगे, एनर्जी को जनरेट करवाने में। लेकिन अब इसका भी जो एक्सेस क्वांटिटी होगी वो कहाँ जाएगी, तो इसकी एक्सेस क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में और जाकर ये भी स्टोर होता है लीवर में। ठीक है, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेस क्वांटिटी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद कहां पर स्टोर होगा, ये भी लीवर में स्टोर होगा। अब नेक्स्ट हमको देखना है लिपिड का, कि लिपिड किस तरीके से स्टोर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फैट के बारे में। फैट मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, 9th में पढ़ा था, लिपोप्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड जो चाहिए बनने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो कहां से मिलेंगे, इसी फैट से मिलेगा। ठीक है, दूसरा, फिर इसका एक्सेस क्वांटिटी, कि अगर जैसे अभी हमने देखा अमीनो एसिड एक्सेस में होगा तो यूरिया में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। सेम उसी तरीके से अगर फैट एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो ये फैट धीरे धीरे स्किन के नीचे, बिलो द स्किन क्या होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा और इंसुलेशन का काम करेगा। ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी में ये स्टोर करेगा अपने आप को बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, और वहां पर काम करेगा इंसुलेशन का, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होने देगा बॉडी से। इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं ना, उनको ठंडी कम लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में किसका स्टोरेज होता है, फैट का स्टोरेज होता है, जो इंसुलेशन का काम करता है, उनकी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता है और उनको ठंडी भी क्या लगती है, इसी वजह से कम लगती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा रोल क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हमको देखना है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, क्या फंक्शन करती है, और इसी के साथ साथ जो हमारा होलोजोइक मोड का लास्ट स्टेप है इजेशन, वो इजेशन का प्रोसेस करने में भी कौन हेल्प करता है, लार्ज इंटेस्टाइन ही क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ें तो नाम ही इसका लार्ज है। ठीक है, बाकी ये साइज में तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, थोड़ी सी नैरो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हमको प्रूव करना रहेगा कि CO2 नेसेसरी होती है किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 और वाटर दोनों जब ऐड हो रहे थे तभी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। एक्सपेरिमेंट में जो हमारी स्टार्टिंग की बेसिक स्टेप्स होंगी वो सेम होंगी जो अभी हम पिछले एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते आ रहे थे, सेम उसी की तरह। जैसे कि पहले हमने क्या लिया था, एक पॉटेड प्लांट लिया था और उस पॉटेड प्लांट में हमने क्या किया था, डी स्टार्चिंग किया था। डी स्टार्चिंग कैसे किया था, डार्क कंडीशन में रख दिया था 3 to 4 डेज के लिए।
डी स्टार्चिंग करने के बाद में हमने उस प्लांट को, पॉटेड प्लांट को कहाँ पर रखा था? सनलाइट में रखा था। कितने दिनों के लिए? फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के लिए हमने उसको सनलाइट में रखा। लेकिन अब जो हम पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखेंगे ना, उस पॉटेड प्लांट के लिए जो हम सेटअप लगाएंगे वो ऐसा लगाएंगे, ठीक है, कि उसकी एक लीफ को हम हाफ क्या करेंगे, एक बीकर में रखेंगे। जिस बीकर में क्या होगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। उस बीकर के अंदर हम पत्ती को आधा क्या कर देंगे? डिप करके रखेंगे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो मतलब पत्ती के इतने हिस्से को क्या नहीं मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। इसको सनलाइट भी मिलेगी क्योंकि ये ग्लास का होगा। ग्लास का होगा तो सोलर रेडिएशन भी मिल जाएगी, प्लस क्लोरोफिल भी है इसमें, वाटर भी मिलेगा इसको। लेकिन सिर्फ क्या चीज नहीं मिल पाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा पत्ती के इतने हिस्से को, और इतने हिस्से को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल होगा। अब सेम इसी तरीके का सेटअप लगा के हम प्लांट को कितने दिनों के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे? फॉर 3 to 4 days हम क्या करेंगे? प्लांट को सनलाइट में रखेंगे। उसके बाद वापस हमारा वही बेसिक मैकेनिज्म्स कि हम क्या करेंगे? इस लीफ को प्लग करेंगे, इस लीफ को तोड़ेंगे, और सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे वाटर में, देन हम इसको बॉईल करेंगे अल्कोहल में। जैसे ही हम अल्कोहल में बॉईल करेंगे तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से रिमूव्ड हो जाएगा लीफ में से, ठीक है। पत्तियों में से क्या निकल जाएगा? पूरा क्लोरोफिल निकल जाएगा, और लीफ कैसी हो जाएगी? डीकलराइज्ड हो जाएगी। अब उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। फिर भी अगर हमको लगता है कि अभी भी स्मॉल क्वांटिटी में कलर के कुछ ड्रॉपलेट्स अगर पत्ती के ऊपर हैं, तो हम नॉर्मल वाटर से हमारी लीफ को क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं कि वो भी क्या निकल जाए, ड्रॉपलेट्स भी वहां से रिमूव हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टार्च आयोडीन के टेस्ट का। स्टार्च आयोडीन टेस्ट में हमने क्या किया था बेटा? कि हमने पत्ती के ऊपर क्या डाले थे? आयोडीन के ड्रॉप्स डाले थे। तो पत्ती का वो हिस्सा जो ब्लू ब्लैक हो रहा था, हमने क्या बोला था? वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। और पत्ती का वो हिस्सा जो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, वहां पर हमने क्या बोला था? कि स्टार्च एब्सेंट है। जब अगर हम इस लीफ को इस लीफ से कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि पत्ती का वो हिस्सा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, वहां पर स्टार्च नहीं है। लेकिन पत्ती का वो हिस्सा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। मतलब जिस हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च भी नहीं बना, और जब स्टार्च नहीं बना तो उसने आयोडीन के साथ में रिएक्शन भी नहीं करी, ठीक है। और पत्ती के एक हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो लीव्स ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करने के बाद में क्या बना लिया? स्टार्च बना लिया। और कौन सा कलर दिया? ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होती है या नेसेसरी होती है कौन से मैकेनिज्म के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था चैप्टर का, वो पार्ट क्या होता है? फिनिश होता है। मतलब हमने एक पार्ट क्या कर लिया? न्यूट्रिशन वाले सेक्शन का कंप्लीट किया। वो कौन सा? ऑटोट्रॉफिक मोड। उसमें हमने प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, प्लांट में कितने तरह से कितने तरह का ऑटोट्रॉफिक मोड होता है वो भी हमने देख लिया, सारी चीजें कंप्लीट करी। प्लस ये एक्सपेरिमेंट जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे, ये सारे एक्सपेरिमेंट भी क्या किए? हमने कंप्लीट किए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक लास्ट एक्सपेरिमेंट बचता है जो एनसीईआरटी में नहीं दे के रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? बाहर इवॉल्व होती है। ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद में हम मूव करेंगे हमारे एनिमल में न्यूट्रिशन पर, या फिर हम ये बोल दें कि अमीबा और जो ह्यूमन में हमको न्यूट्रिशन पढ़ना था वो वाले पार्ट पर हम मूव करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमको शो करना है या प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है या प्रोड्यूस्ड होती है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक एक्वेटिक प्लांट चाहिए। एक्वेटिक प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो पानी में मिलता है, पानी के अंदर रहता है। इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रिला का। इस प्लांट को हम एक बीकर के अंदर रखेंगे
और बीकर के अंदर रखने के बाद इसके ऊपर क्या कर देंगे, हम फनल डाल देंगे। ठीक है, इसको कैसे कवर करेंगे हम, फनल से। फनल से कवर करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, लेकिन ये किससे भरी हुई है, फिल्ड विथ वाटर, वाटर से क्या है, फिल्ड है। तो वाटर से फिल्ड करी हुई टेस्ट ट्यूब को क्या किया हमने, इसके ऊपर उल्टा कर दिया, ठीक है, और पूरे इस सेटअप को हमने सनलाइट में रख दिया। जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो क्योंकि क्लोरोफिल तो इन प्लांट में हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनको मिल रहा है, पानी में डिजोल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मिल रहा है, सोलर रेडिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तब ये क्या करेंगे, अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप वाटर लेवल क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। इनिशियली वाटर लेवल को क्या करेंगे, आप मार्क करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के इस सेटअप को जब आप थोड़े टाइम के लिए कहाँ पर रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो उसके बाद आप क्या देखोगे कि थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, ये जो वाटर लेवल था, ठीक है, ये वाटर लेवल इस ओरिजिनल वाटर लेवल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस टेस्ट ट्यूब में ये वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और ये वाटर लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कोई गैस क्या हुई है, प्रोड्यूस्ड हुई है, और वो गैस इस तरीके से क्या कर रही है, ऊपर मूव कर रही है। यहाँ पर भी इस फनल में भी क्या भरा हुआ होगा, पूरा वाटर फिल्ड होगा, फनल के अंदर भी, ठीक है, ये फनल में भी पूरा वाटर फिल्ड होगा। तो वो गैस प्रोड्यूस्ड हुई, और गैस प्रोड्यूस्ड हुई तो वो कहाँ जा रही है, इस टेस्ट ट्यूब में जा रही है, और टेस्ट ट्यूब में जाकर कहाँ पर इकट्ठी हो रही है, यहाँ ऊपर क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। जब गैस यहाँ पर अपना स्पेस बनाएगी तो ये वाटर क्या होगा, नीचे जाएगा। जब ये वाटर नीचे जाएगा तो जो ओरिजिनल वाटर लेवल एक्सपेरिमेंट चालू करने के पहले यहाँ पर था, वो वाटर लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी क्या हुआ, नीचे आया, और यहाँ पर वाटर लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, कोई गैस प्रोड्यूस्ड हुई है, ठीक है, इस प्लेस पे किसी गैस का प्रोडक्शन हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी गैस है, ठीक है, क्या जरूरी है कि ऑक्सीजन ही हो, हमको प्रूव करना है कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, तो हमको इसका कोई कंफर्मेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा जो ये बात प्रूव कर दे कि ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इसको प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब को हम ऐसा कैसे क्या करें, उल्टा करके बाहर निकाल लें। जब हम इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि गैस वेट में हल्की होती है, तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो गैस कहाँ पर होगी, अपर साइड पर ही होगी, लोअर साइड पर नहीं होगी। और एक जलती हुई माचिस की तीली को क्या करें, इसके पास लेकर आए और फिर ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करें कि गैस बाहर आए। आप देखेंगे कि वो माचिस की तीली बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगी, जलना चालू कर देगी, बहुत फास्ट स्पीड में बर्न होना चालू कर देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सपोर्ट करती है किसको, बर्निंग को। ऑक्सीजन गैस सपोर्ट बर्निंग। तो अगर वो माचिस की तीली या इंसेंस स्टिक जिसको हम बोलें, वो अगर बहुत फ्रीक्वेंटली बर्न होना चालू हो जाती है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर जो बनने वाली गैस है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सारे एक्सपेरिमेंट फिनिश होते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। अब हमको मूव करना है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमको जो पढ़ना है अभी, वो कौन सा मोड पढ़ना है, होलोजोइक मोड पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, होलोजोइक मोड, जिसमें मैंने बताया था कि सॉलिड फूड का इनटेक होता है, ठीक है, जो कि हम भी फॉलो कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो फॉलोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी 5 स्टेप्स होती हैं, फर्स्ट होती है इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ assimilation, and fifth is egestion, ठीक है। पहली होती है इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। अब हम देखते हैं इंजेशन में क्या होता है। इंजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें आप फूड को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप फूड का इनटेक करेंगे अपनी माउथ के अंदर, वो प्रोसेस होगी इंजेशन। इंजेशन में क्या करेंगे हम, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। इंजेशन में हमने क्या कर लिया, फूड का इनटेक किया। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फूड है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये वो प्रोसेस है, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फूड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से क्या में कन्वर्ट हो गया, सिंपलर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। हमें पता है, हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि इंटेस्टाइन फूड के एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगी कि फूड का एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई और ब्लड कैपिलरी होगी, वो विलाई और ब्लड कैपिलरी इस कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कन्वर्ट हुए फूड को एब्जॉर्ब करना क्या कर देंगी, चालू कर देंगी। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड को एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया है, तो अब फूड का क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। मतलब हमारी बॉडी क्या करेगी, उस फूड को यूज करेगी। क्यों यूज करेगी, फॉर ग्रोथ, ठीक है, रिपेयर, हेल्थ, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स, जो एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको यूज करना क्या करेगी, चालू करेगी। वो प्रोसेस कहलाएगी एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप होती है इजेशन। इजेशन में क्या होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होगा बॉडी से, ठीक है। तो 5 स्टेप्स थी हमारी। पहली थी इंजेशन, जिसमें हमने फूड का इनटेक किया। दूसरी थी डाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट हुआ। तीसरी थी एब्जॉर्प्शन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई और ब्लड कैपिलरी ने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एसिमिलेशन में हमारी बॉडी ने इस फूड को यूज किया फॉर ग्रोथ, रिपेयर, हेल्थ, ठीक है। एंड इजेशन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से क्या हुआ, बाहर हुआ। अब क्योंकि हमको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है, हमको अमीबा में भी पढ़ना है और ह्यूमन में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अमीबा में ये 5 स्टेप्स फॉलो करेगा और हम ह्यूमन है, हमारी बॉडी में भी ये सारी 5 स्टेप्स क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन अमीबा में किस तरीके से होता है। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। कौन से मोड को, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 5 स्टेप्स पढ़ी थी, उन्हीं 5 स्टेप्स को अपने को अमीबा के थ्रू क्या करना है, अब एक्सप्लेन करना है। जैसे इंजेक्शन में मैंने क्या बताया था कि वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, फूड का इनटेक करते हैं। तो अमीबा के पास में सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट। इसका एक नाम और हम बोल सकते हैं, सूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे ये बीच में गैप है, ठीक है, सेम इसी तरीके से अरेंजमेंट दिख रहा है अपने को, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फिट। जब कभी भी अमीबा को फूड का इनटेक करना होता है तो अमीबा सूडोपोडिया बनाएगा और सूडोपोडिया के थ्रू फूड को अंदर करने की कोशिश करेगा। अमीबा में न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब जैसे ही फूड आएगा सूडोपोडिया बने, सूडोपोडिया बनने के बाद में ये फूड मटेरियल अंदर जाएगा। तो जब ये फूड मटेरियल अंदर जाएगा ना, तो ये ऊपर से ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है, और ये फूड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फूड वैक्यूल में। ये मेम्ब्रेन जो अमीबा की थी, इसी के साथ में क्या हो गई, इसके साथ मिक्स हो गई। अब दूसरा स्टेप था डाइजेशन। डाइजेशन में क्या बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस काय में कन्वर्ट होंगे, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे। इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए अमीबा की बॉडी में प्रेजेंट जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम, लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसके जैसे जितने भी दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो सब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ये जो एरो बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो रहे हैं, अंदर एंटर हो रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स फूड को काय में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब डाइजेशन की प्रोसेस में ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था ये सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो गया, ये टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन का स्टेप आएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा बाहर। ये सारे एरो बता रहे हैं कि इस फूड वैक्यूल में से फूड निकल के कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो एब्जॉर्प्शन में अमीबा की बॉडी ने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब किया। फिर हमने क्या बोला था कि जब हम फूड का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारी हेल्थ बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, एसिमिलेशन। तो अगली प्रोसेस थी हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में नथिंग टू बी हैपन बट ओनली साइज ऑफ अमीबा इंक्रीजेस। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है एसिमिलेशन में, सिर्फ अमीबा का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अमीबा छोटे साइज से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जब अमीबा ने एसिमिलेशन किया तो लास्ट स्टेप आती है इजेशन की, जिसमें जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, वो अमीबा की बॉडी से बाहर होगा। क्यों, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जितना फूड का इनटेक हुआ है वो पूरा की पूरा फूड क्या हो जाए, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब्ड हो जाए और एसिमिलेट हो जाए। कुछ रेसिडुअल अमाउंट क्या होगा, बचेगा, जो बॉडी के लिए किसी भी काम का नहीं होगा या स्टिल अनडाइजेस्टेड स्टेट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसका बॉडी से बाहर निकलना क्या है, जरूरी है। तो इजेशन में क्या होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो वो मैकेनिज्म जिसमें अमीबा अपना अनडाइजेस्टेड फूड क्या कर रहा है, बॉडी से बाहर कर रहा है, वो इजेशन कहलाएगी। इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस है। एक्सक्रीशन में यूरिन का रिमूवल बोलते हैं हम, ठीक है, और इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, फिनिश होना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन में होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।